जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण दक्षता या शिक्षण अभिवृद्धि से संबंधित 28 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि टीचिंग से संबंधित परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप सहायक अध्यापक अल्टी, लेक्चरर, नवोदय विद्यालय, केंद्र विद्यालय या यूजीसी नेट से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आपको मेरा सुझाव है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, यह आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया। शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किसने किया? जॉन डेवी, वाटसन, थॉर्नडाइक या विलियम वुंड? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जॉन डेवी ने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया। और यह उन्होंने किया था शिकागो में। और शिकागो कहाँ पर है? अमेरिका में। तो अमेरिका के शिकागो शहर में जॉन डेवी ने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया था। प्रश्न में क्या पूछा गया था? शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी। दूसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया था। अभी प्रश्न में केवल मनोविज्ञान है और पहले प्रश्न में क्या था? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान यदि प्रश्न आए तो जॉन डेवी होगा, शिकागो, यूएसए। और मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किसने किया था? 4 ऑप्शन है, थॉर्नडाइक, वाटसन, विलियम वुंड या जॉन डेवी। बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, विलियम वुंड ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया। और यह उन्होंने कहाँ पर किया था? लिप्जिग में, जो कि जर्मनी में है। कहाँ पर किया था? लिप्जिग, लिप्जिग अमेरिका में सबसे पहले इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया था। और शिक्षा मनोविज्ञान का किसने किया था? जॉन डेवी ने, शिकागो, अमेरिका में। ठीक है, ध्यान में रख लीजिए, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान लिखा है, ना कि मनोविज्ञान। पहला है विलियम वुंड, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है B.F. स्किनर, चौथा है वाटसन। हमें बताना है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को एजुकेशन साइकोलॉजी का जनक यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ध्यान में रखना, शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान दोनों में अंतर है। शिक्षा मनोविज्ञान आए तो थॉर्नडाइक होगा। और यदि प्रश्न आता है मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी, तब हमें जवाब ढूंढना होगा B.F. स्किनर, जॉन डेवी, वाटसन या विलियम वुंड। इन चारों में से सही विकल्प को हिट करना होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, विलियम वुंड को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। और इन्होंने ही मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया था जर्मनी के लिप्जिग में, जिस पर हम ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, कौन विशिष्ट बालक नहीं है? क्या पूछा गया? नहीं है। पूरा प्रश्न पढ़ना है। नहीं शब्द कई बार प्रश्न को गलत कर देता है जल्दबाजी के चक्कर में। प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, दृष्टि दोष बालक या अल्पसंख्यक बालक? बताइए इनमें से विशिष्ट बालक नहीं है, कौन सा नहीं है? सही उत्तर है अल्पसंख्यक बालक। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जिनकी संख्या कम होती है, जो माइनर होते हैं, माइनॉरिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4, अल्पसंख्यक बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आएगा। यह आप ध्यान में रख लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है, एक व्यक्ति में सामान्य दृष्टि कहलाती है।
एक स्वस्थ व्यक्ति है उसकी सामान्य दृष्टि यानी जनरल आईसाइट कितनी होगी? 6/6, 6/9, 6/12, 6/18। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 6/6। एक सामान्य व्यक्ति की आईसाइट या सामान्य दृष्टि 6/6 होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी जो स्वस्थ व्यक्ति थी उसकी आईसाइट 6/6, उससे कमज़ोर होगी 6/9, उससे भी ज़्यादा खराब 6/12 और उससे ज़्यादा 6/18, और यह अधिकतम कितनी होती है? 6/60। यानी जिसके 6/60 आईसाइट होगी उसकी आँखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगी और उस पर चश्मा लगेगा। और यदि इससे ज़्यादा होता है, यदि किसी का 6/70 होता है तो यह पूर्ण बाधित होगा, यानी जिसे हम दृष्टि बाधित कहेंगे, ये देख नहीं पाएगा। ठीक है, फिर वो ब्रेल लिपि आदि चीज़ों का यूज कर सकता है, लेकिन 6/60 तक का व्यक्ति चश्मे के माध्यम से देख सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। और यहाँ पर 6/6 का मतलब क्या होता है? पहले का जो 6 है उसमें है जो सबसे छोटे अक्षर होते हैं। जब आँखों को चेक कराने जाते हैं वहाँ पर एक शीशे पे हमें पढ़ना होता है, तो सबसे छोटी लाइन जो होती है वो 6 वाली होती है, यानी सबसे कम फॉन्ट की वो होती है। और दूसरा जो 6 होता है इसका मतलब है वो 6 मीटर दूर है। 6 मीटर दूर से आप पढ़ते हैं एक शीशे पर देख के, तो वहाँ पर डॉक्टर आपकी आँखों को चेक करता है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है ब्रेल लिपि संबंधित है। ब्रेल लिपि, श्रवण दोष, अपंगहीनता, दृष्टि दोष, मानसिक दोष। ब्रेल लिपि का निर्माण किसने किया था? इसका आविष्कार किया था लुईस ब्रेल ने, इसलिए इसे ब्रेल लिपि कहते हैं। और यह दृष्टि दोष से संबंधित है, यानी जो लोग देख नहीं सकते, दृष्टि बाधित होते हैं, दृष्टि दोष से युक्त होते हैं, उन्हें ब्रेल लिपि के द्वारा सिखाया पढ़ाया जाता है। और ब्रेल लिपि में कोई अक्षर होता है, जैसे एल है तो इसमें कुछ उभार होते हैं, यानी कुछ बिंदु होते हैं जो ऊपर को उठे होते हैं, और व्यक्ति या बच्चा जो भी दृष्टि बाधित हो वो इन्हें महसूस करता है अपने फिंगर से, और इन्हें टच करके समझेगा और धीरे धीरे वो अक्षरों को सीख जाता है। इसे क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि, जिसकी मदद से दृष्टि बाधित व्यक्ति, दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति आसानी से सीख सकता है। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता को किस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता? क्या पूछा गया है? नहीं किया जा सकता है। पहला है अभिसारी चिंतन, दूसरा है अपसारी चिंतन, तीसरा है नवीनता, चौथा है मौलिकता। बताइए इनमें से किसको सृजनात्मकता के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता, यो हमें इसमें बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन, अभिसारी को अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, और अपसारी को कहते हैं डाइवर्जेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये बता देता हूँ कि जो अभिसारी चिंतन है वह सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, बल्कि यह बुद्धि से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है। और अभिसारी अर्थात कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला व्यक्ति एक तरफ फोकस करके सोचेगा, एक तरफ। और सृजन करने के लिए क्या चाहिए? डाइवर्जेंट चाहिए, यानी चारों तरफ सोचेगा, तो वह अपसारी होगा, नवीनता उसमें होगी, मौलिकता होगी, लेकिन अभिसारी चिंतन उसमें नहीं होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्नों के शब्दों के अर्थ को समझना जरूरी है यदि आप प्रश्न को सही करना चाहते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है NCF 2005 सभ्यता और प्रगति से नामक निबंध से उदाहरण के साथ शुरू होता है, जिसमें कवि हमें याद दिलाता है कि बचपन में रचनात्मक भावना और उदार खुशी एक कुंजी है। सभ्यता और प्रगति किसका निबंध है? आपको मैं ध्यान दिला दूं, जो NCF 2005 है, नेशनल करिकुलम फॉर फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, वह एक निबंध पर आधारित है।
जो निबंध था सभ्यता और प्रगति। तो यह निबंध किसका है, यह हमें बताना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसे शॉर्ट में एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहते हैं, वह किसके निबंध पर आधारित है? जो निबंध सभ्यता और प्रगति नाम से है। पहला महात्मा गांधी, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा मुंशी प्रेमचंद, चौथा जाकिर हुसैन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति नामक इस निबंध से एनसीएफ 2005 शुरू किया गया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। क्योंकि जो रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उसमें भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई थी, जिसमें एनसीएफ 2005 जैसा कि है। तो लगभग उसी प्रकार से एनसीएफ 2005 तैयार किया गया है, जिसमें बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने यानी बाल केंद्रित शिक्षा को प्रमोट किया गया है। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान, जिसे शॉर्ट में एसएसए कहते हैं, का उद्देश्य है। एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था? शिक्षा की सार्वभौमिकता, सुलभता, प्रतिधारण, उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो शिक्षा की सार्वभौमिकता, सुलभता और प्रतिधारण, ये तीनों उद्देश्य थे सर्व शिक्षा अभियान की। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2001 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 2001 में इसकी शुरुआत हुई, तब एनडीए की गवर्नमेंट ही, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। शिक्षक दिवस नहीं पूछा गया है या शिक्षा दिवस नहीं पूछा गया है, पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 5 सितंबर, 11 नवंबर, 8 सितंबर या 5 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनकी जन्म तिथि के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, जिसे शॉर्ट में एनसीएफ कहते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, का मुख्य सूत्र क्या है? मुख्य सूत्र यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान से प्रश्न को देख लीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का मुख्य सूत्र: करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, खेल के साथ शिक्षा, बिना बोझ के शिक्षा, शिक्षा तथा विकास। बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बिना बोझ के शिक्षा, और इसे अंग्रेजी में कहेंगे एजुकेशन विदाउट बर्डन। और यही किसका शीर्षक था? जो यशपाल कमेटी बनी थी 1992-93 में, 92-93 में, जो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यशपाल समिति या यशपाल कमेटी बनी थी, उसी का शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ की, यानी बिना बोझ की शिक्षा, अर्थात एजुकेशन विदाउट बर्डन। और एनसीएफ 2005 भी यशपाल की अध्यक्षता में ही गठित किया गया था, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया था। ये भी आप ध्यान में रख लीजिए, बिना बोझ की शिक्षा, यह इसका सूत्र था। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता संबंधित है। सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी, तो यह किससे संबंधित है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बताने की कोशिश कीजिए। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अपसारी चिंतन। तो क्रिएटिविटी किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन। अपसारी यानी डाइवर्जेंट, जो चारों दिशाओं में सोच सकता है,
और अपसारी किससे संबंधित है? यह बुद्धि से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति एक तरफा सोचता है। यह आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और आपको गलत नहीं करना है। तो डाइवर्जेंट होगा यानी अपसारी, और कन्वर्जेंट होगा यानी अभिसारी। तो अभिसारी इसका जवाब नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अपसारी। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस प्रकार के शब्द थोड़ा सा कठिन होते हैं, अभिसारी, अपसारी, आपको इनकी मीनिंग आनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? यानी बॉक्स से बाहर, आउट ऑफ द बॉक्स। अनुकूल चिंतन, अभिसारी चिंतन, स्मृति चिंतन या अपसारी चिंतन? बताइए, आउट ऑफ द बॉक्स किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अपसारी चिंतन, यानी डाइवर्जेंट, जो कि सब जगह सोच सकता है। और जो नहीं सोच सकता है वो क्या होगा? यानी जो एक तरफा सोचता है वो होगा कन्वर्जेंट, यानी अभिसारी। तो आउट ऑफ द बॉक्स क्या होगा? अपसारी चिंतन, ठीक है, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। ध्यान में रख लीजिए, ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, आपको गलत नहीं करना है। अगला प्रश्न है, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा, यह संविधान में वर्णित है। यह लाइन भारतीय संविधान की जो ओरिजिनल प्रति है, उसकी जो कॉपी निकलती है विधि आयोग द्वारा, उस बुक से ली गई है। तो संविधान में कहाँ वर्णित है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे इसका उपबंध करेगा? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 को में या अनुच्छेद 29-30 में? इसमें 3 अनुच्छेद शिक्षा से जुड़े हैं, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 को और अनुच्छेद 29-30। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 21 को में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। जो RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसके अंतर्गत यह प्रावधान है। और इसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चे आते हैं, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के। और इसमें बच्चों को अनुत्तीर्ण करने का प्रावधान भी नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। यह संविधान में उल्लिखित है। यह लाइन भी संविधान के बुक से ली गई है कि राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक, 6 वर्ष से पहले की आयु जिसे बाल्यावस्था कहते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। कहाँ उल्लिखित है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 को में या अनुच्छेद 29-30 में? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 45 में यह व्यवस्था की गई है, जो कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। तो शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा की जो बात कही गई है, वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है, मौलिक अधिकारों में भी है और मौलिक कर्तव्यों में भी है। यह आपको ध्यान में रखना है। और इसमें ये चेंज कब किया गया? अनुच्छेद 45 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में, जब शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21 को में। उससे पहले यहाँ पर क्या लिखा था? 6 से 14 वर्ष, लेकिन 86वां संविधान संशोधन था 2002 में, उसमें इसे 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख जोड़ा गया। ध्यान में रख लीजिए, यानी जो अब 21 को में है वह तब यहाँ था, और यहाँ पर अब क्या कर दिया? 6 वर्ष से कम, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, छिपी हुई वस्तुएं निकालना इस बात पर संकेत है कि शिशु निम्न में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? यदि कोई वस्तु छिपी है, छुपाई गई है, और बच्चा उसे ढूंढ लेता है, तो वह किस बात की ओर संकेत करता है कि शिशु
किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है, यानी सफलता प्राप्त करने लगा है? क्रियात्मक व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या प्रयोग करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, वस्तु स्थायित्व। कई बार क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पेरेंट्स या मम्मी पापा भाई बहन उसके किसी वस्तु को छुपा देते हैं और कहते हैं कि इसे कोई ले गया, पक्षी ले गया, कौवा ले गया या बाघ ले गया, जबकि वो आस पास में ही उसे छुपा देते हैं। तो बच्चा जब समझने लगता है कि ले कोई नहीं गया है, आपने ही छुपा रखा आस पास में, तो इसका मतलब यह है कि वह वस्तु स्थायित्व कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है, यानी प्रोडक्ट स्टेबिलिटी में वह दक्षता प्राप्त करने लगा है, वस्तु स्थायित्व इसे कहेंगे। अगला प्रश्न है, किस डेसिबल की आवाज न सुनाई देने पर बालक पूर्ण श्रवण बाधित माना जाएगा? डेसिबल यानी साउंड को हम डेसिबल में मापते हैं, तो किस डेसिबल की आवाज न सुनाई देने पर हम बच्चे को, बालक को श्रवण बाधित मानेंगे? पूर्ण रूप से हम कहेंगे कि ये टोटली क्या है, श्रवण बाधित है। 80 डेसिबल, 100 डेसिबल, 90 डेसिबल या 110 डेसिबल। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बताने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 90 डेसिबल। यदि 90 डेसिबल की आवाज को कोई नहीं सुन पा रहा है तो हम कहेंगे यह पूर्ण रूप से श्रवण बाधित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लास्ट के 10 प्रश्न हैं, ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लो। चैनल अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है? किसी क्लास में टीचर्स का रोल क्या है? समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम में बंधे रहना, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और वो विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, ये भी हो सकता है। सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने ज्ञान से विद्यार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, ये भी हो सकता है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस प्रकार सबसे उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना, वो विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, यानी वो फ्री होकर सोचें और सीखने की विश्वसनीय स्थितियां उनके लिए क्रिएट करें, जुटाएं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपको बच्चों के फेवर में जाना है और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसको क्लिक करने की कोशिश करनी है, आपका जवाब अवश्य सही होगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, NCTE का पूर्ण रूप है। NCTE जो कि शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करता है, शिक्षक भर्ती के मानक तैयार करता है, यानी शिक्षकों से संबंधित जो भी एक्टिविटी होती है, कोई क्रियाकलाप होती है, कोई रूल रेगुलेशन का निर्माण करना होता है, उसकी व्यवस्था करता है। इसका पूर्ण रूप पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है, बताइए क्या होगा सही उत्तर, बताने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे शॉर्ट में NCTE कहते हैं। यह टीचर्स के लिए कार्य करता है। इसकी औपचारिक स्थापना हुई थी 1973 में। ठीक है, ध्यान में रखना, 1973 में औपचारिक स्थापना। 1993 में बना था NCTE एक्ट। कब बना था? 1993 में। और इस एक्ट के माध्यम से 1995 में इसकी प्रॉपर स्थापना हुई थी, वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से। तो ये 3 सन आपको हमेशा याद रखना है। 1973 से पहले यह NCERT के शिक्षक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता था। ठीक है, पहले यह NCERT के अंतर्गत आता था। 1973 में इसकी औपचारिक स्थापना हुई। 1993 में NCTE एक्ट बना और 1995 में NCTE एक्ट के द्वारा ही 1995 में यह वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से अस्तित्व में आया। तो आप ध्यान में रख लीजिए। और इसका मुख्यालय दिल्ली में है, गुरुर गुरुत्तमो धाम इसका
टैगलाइन है। ठीक है, गुरूर गुरुत्मो धाम। अगला प्रश्न है NCERT का पूर्ण रूप क्या है। अब यहाँ पर पूछा गया NCERT। इस प्रश्न का सही उत्तर है, मैं आपको डायरेक्ट उत्तर पर ले जाता हूँ, ऑप्शन नंबर 4, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यह इसका पूर्ण रूप है। कई बार पूछा जाता है, आपको ध्यान से देखना हर शब्द को। कई बार वो यहाँ पर एजुकेशनल की जगह केवल एजुकेशन लिखेगा, यहाँ पर एंड नहीं लिखेगा, ऑफ लिख देगा। इस ऑफ की जगह एंड लिख देगा या इन लिख देगा। ट्रेनिंग की जगह कुछ दूसरा शब्द लिख सकता है। तो आपको स्पेलिंग को अच्छे से नोटिस करना है कि प्रश्न कैसा भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न का निर्माण कर लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। अगला प्रश्न है, बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। बच्चों की जो गलत धारणाएं होती हैं उनको वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना, ये गलत है। हम बच्चों को सोच के अनुसार प्रौढ़ों के समान नहीं मान सकते, क्योंकि प्रौढ़ बड़े हैं, बच्चे छोटे हैं, तो सोच एक समान नहीं हो सकती। बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना, यह भी नहीं हो सकता। पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है, यह हो सकता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चों को समझ में सूक्ष्म भेद करना, वो उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना, ये भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है, यह सही उत्तर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे सोच तो सकते हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वह प्रौढ़ों से भिन्न होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों की आयु अलग है, प्रौढ़ों की अलग है, बच्चों की अलग है। सोच दोनों सकते हैं, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग होगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर क्या पूछा गया देख लीजिए, निम्न में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम को प्रदर्शित कर रही है। कौन सी स्थिति इनमें से। चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पहला, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिख देती है और विद्यार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है, तो यह तो बाल केंद्रित नहीं लग रहा है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, यह भी नहीं हो सकता। यह तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो जाएगा, यानी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड हो जाएगा। हमें पूछा गया है बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड। अगला है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, यह इसका उत्तर हो सकता है। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, एक कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है, यह भी नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि विद्यार्थियों का जो व्यवहार है वो टीचर्स द्वारा दिए गए पुरस्कार और दंड से संचालित होगा, तो यह तो इसका जवाब नहीं हो सकता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं यानी लाइन में बैठे हैं और जो टीचर्स है यानी शिक्षिका है वह बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, यह बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। साइकोलॉजी के प्रश्नों को हल करते समय आपको इसी प्रकार से चारों ऑप्शन को पढ़ना है और ध्यान से समझना है सिचुएशन को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है, इनमें से ध्यान में रख लीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन ये नहीं हो सकता है। दूसरा, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हर कोई सीख सकता है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ये हो सकता है।
यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं, ये गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, यानी समावेशी शिक्षा, जिसमें लड़का लड़की या किसी भी जाति धर्म संप्रदाय लिंग का बच्चा हो, किसी भी कास्ट का हो, और स्थान के आधार पर भी हमें भेदभाव नहीं करना है, सबको समान शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ठीक है, किसके निबंध पर आधारित थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और किसकी अध्यक्षता में बना था? प्रोफेसर यशपाल। एक राष्ट्रीय संचालन समिति बनी थी, उसके सुझाव पर एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया था। यहाँ पर क्या पूछा गया है? गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। क्या यह हो सकता है? दूसरा, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरफा उपलब्ध कराती है। एक तरीका होगा, एक तरीका उपलब्ध कराती है, यह भी नहीं हो सकता। यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, यह हो सकता है। अगला प्रश्न है, ऑप्शन है, यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। बताइए इन चारों में से इसका सही उत्तर क्या होगा? आप वीडियो को पॉज करके प्रश्न को पढ़ो, फिर जवाब देने की कोशिश करो। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर होगा। तो यदि आप बच्चे के विचारों की अंतर्दृष्टि उपलब्ध करवाओगे और समाधानों की पहचान करने में उनकी सहायता करोगे तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लास्ट के 3 प्रश्न बचे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिए। यहाँ पूछा गया है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? विकृत लिखावट यानी जिसकी लेख खराब होती है, तो लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिसलेक्सिया, यह तो नहीं होता, यह तो पढ़ने से संबंधित है, पठन संबंधी प्रॉब्लम है। डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया या डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया गणना संबंधित है, जो गणने में दिक्कत करता है, गिन नहीं सकता अच्छे से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लिखने की योग्यता में कमी को प्रदर्शित करता है, यानी लिखावट में विकृति। डिसलेक्सिया पढ़ने में। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? गणित। डिस्प्रैक्सिया आप बताइए कि डिस्प्रैक्सिया आपको बताना है कि यह किसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लास्ट के 2 प्रश्न है, देख लीजिए। यहां पूछा गया है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है या किया जा सकता है। तो शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा यानी टीचिंग में टीचर्स के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। पहला, उन विद्यार्थियों को पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षाओं में प्रोन्नत करना है। उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। शिक्षार्थियों को आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। बताइए कि इन 4 विकल्पों में से शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन क्या विकसित करने के लिए किया जाता है? आकलन क्यों किया जाता है, यह हमें बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा, बताने की कोशिश कीजिए, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। शिक्षार्थियों को आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। तो जैसे विद्यार्थी होंगे यानी लर्नर होंगे, उनकी आवश्यकता के अनुसार टीचिंग की जो अप्रोच हैं यानी शिक्षण उपागम है उनमें परिवर्तन किया जाएगा ताकि सभी बच्चे आसानी से सीख सकें। हो सकता है किसी बच्चे को रिमेडियल क्लास की ज़रूरत हो,
या किसी को दूसरे शिक्षण विधि, दूसरे शिक्षण कौशल से पढ़ाने की आवश्यकता हो। आज का आखिरी प्रश्न ये रहा, NIVH का पूर्ण रूप है, NIVH का पूर्ण रूप है, यह हमें बताना है। यहाँ पर मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर को करेक्ट कर रहा हूँ। पहला उत्तर सही है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड। तो जो दृष्टि बाधित होते हैं उनका राष्ट्रीय संस्थान है यह NIVH, इसका पूर्ण रूप है। और यह कहाँ पर है? देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है, देहरादून में है, यानी राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान आप इसे कह सकते हैं। कई बार इसका पूर्ण रूप पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि NIVH का मुख्यालय कहाँ है या हेडक्वार्टर कहाँ है। आज की वीडियो में हमने कुल 60 प्रश्न हल किए हैं, 60 नहीं 28 प्रश्न हल किए हैं, और इस सीरीज के 60 प्रश्न हो चुके हैं। और यदि आपने ये वीडियो पूरी देख ली है तो आपको मैंने एक प्रश्न पूछा है, आपको बताना है NCTE का पूर्ण रूप क्या है, NCTE का पूर्ण रूप क्या है। इस प्रश्न का उत्तर अवश्य बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक।